नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए हमें विज्ञान के प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है। इस समय में हम जितने अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे वह हमारे लिए उतने ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। यह वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, यूपी टेट, जूनियर लेवल और सभी एग्ज़ाम जिनमें रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल वही प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हम कक्षा 11 और 12 की बुक से लेकर आए हैं, जिनसे यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी। तो पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों में होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? केवल द्रव्यमान होता है, केवल आवेश होता है, द्रव्यमान और आवेश नहीं होते हैं, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। तो कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विसर्जन नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति कैसी होती है? विसर्जन नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जैसी होती है या नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती? यह नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विसर्जन नलिका में उत्पन्न धनात्मक कणों की प्रकृति, विसर्जन नलिका में जो धनात्मक कण उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि विसर्जन नलिका में जो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति होती है वो नलिका में बची गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की भेदन अक्षमता, प्रोटॉन की भेदन अक्षमता किससे अधिक होती है? प्रोटॉन की भेदन अक्षमता इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। प्रोटॉन की भेदन अक्षमता इलेक्ट्रॉन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज में कठिनाई का कारण था। न्यूट्रॉन की खोज में कठिनाई हुई, इसका कारण क्या था? क्योंकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, तो इसलिए इसकी कठिनाई में खोज हुई और इसकी खोज सबसे बाद में की गई। अगला प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन के भार का क्रम है, एक न्यूट्रॉन के भार का क्रम है, क्या है? 10⁻⁻27 किलोग्राम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न है, जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, चैडविक का प्रयोग था, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो अत्यधिक वेधन अक्षमता वाली किरण प्रकट होती है जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। इनमें से कौन से कण होते हैं? तो उसमें कौन से कण होते हैं? न्यूट्रॉन, क्योंकि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उदासीन परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गलत है? दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि क्या गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, तो यह बात सही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश आपस में बराबर होते हैं परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार लगभग बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, जबकि डी सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि परमाणुओं में होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने बताया कि परमाणुओं में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने नाभिक की खोज की। अगला प्रश्न है, जब अल्फा कण एक पतली धात्विक पन्नी में से भेजे जाते हैं तो उनमें से अधिकांश अल्फा कण
उनमें से अधिकांश अल्फा कण पन्नी में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, नाभिक का साइज किस श्रेणी का होता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखने योग्य है। तो नाभिक का साइज होता है 10⁻12 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित थी? परमाणु के नाभिक की खोज किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड पर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोडियम के नाभिक में स्थित मौलिक कण है। सोडियम के नाभिक में स्थित कण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थित होते हैं नाभिक में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक को हम Z से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या योग होती है। किस किस का योग होती है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक तत्व का परमाणु भार W तथा परमाणु क्रमांक n है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? Z-A, अर्थात परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? W-N। तो अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्रमशः 18 व 20 हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? हमने पीछे पढ़ा है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होती है। इसमें हमें न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है कितनी? 20, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के। तो इसलिए कितनी होगी? 18। और यदि हम निकालें इसकी द्रव्यमान संख्या तो हमारे पास क्या होगी? द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 20 + 18 कितनी हो जाएगी? 38। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। कितनी होगी? 38 होगी। द्रव्यमान संख्या 38 होगी। चलिए हम इसके पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कितनी होगी? 38। अगला प्रश्न है, 17Cl35 17Cl37 के संबंध में क्या गलत है? हमें गलत बताना है। अब यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने पढ़ा है किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के। तो यदि हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है दोनों का। तो इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। तो इसलिए यह कथन तो बिल्कुल सही होगा। और दोनों में 17 प्रोटॉन होंगे क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। कथन सी भी हमारा सही है। इनमें क्रमशः 18 व 20 न्यूट्रॉन है। यदि हम इसमें से माइनस करें तो 18 और 20 न्यूट्रॉन भी हमारे पास आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। इसमें गलत पूछा गया है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। इनमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिकीय विन्यास में एक न्यूट्रॉन जोड़ देने पर परिवर्तन होगा। इसके परमाणु भार में परिवर्तन होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोई तत्व द्विसंयोजी धनायन बनाने के लिए जब हम किसी तत्व को धनायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होगा जिससे द्विसंयोजी धनायन बन जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोराइड आयन क्लोरीन परमाणु से इनकी संख्या में भिन्न होता है। क्लोराइड आयन क्लोरीन परमाणु से किसकी संख्या में भिन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों की। क्योंकि क्लोराइड आयन में यदि हम देखें तो क्लोराइड आयन में -1 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन में कुछ भी चार्ज नहीं होता। तो इसलिए हम यदि देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन सा लक्षण भिन्न होता है? 2 समस्थानिकों का कौन सा लक्षण भिन्न होता है?
तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इस वीडियो में हम 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? रासायनिक गुण समान होते हैं तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। हाइड्रोजन के यदि हम समस्थानिक देखें तो क्या होते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये समस्थानिक होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग पूछा गया है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम एक ले, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2, तो हमारा अधिक से अधिक कितना आ सकता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।